साथियों, लाल सलाम। आज CITU उत्तर प्रदेश के इस लाइव फेसबुक पेज पर मैं दवा प्रतिनिधि यूनियन के अखिल भारतीय फेडरेशन FMRI के संयुक्त महासचिव होने के नाते इस कोविड महामारी को लेकर दवा उद्योग पर मुख्य रूप से उसके असर के बारे में, दवा प्रतिनिधि जो मजदूर वर्ग है दवा उद्योग में, उनकी स्थिति, उनकी परिस्थिति के बारे में और सरकार की नीतियां जो इस महामारी के समय में और बुरे रूप में इस देश के आवाम के और विशेष रूप से मजदूर वर्ग के सामने आ रही हैं, उन पर अपनी बात रखने जा रहा हूं। साथियों, हमारा देश और ना कि देश बल्कि पूरा विश्व इस महामारी से प्रभावित है। इस महामारी से, कोविड के कारण जो महामारी फैली है पूरे विश्व में और हमारे देश में, उससे जनजीवन, व्यापार और आम इंसान की, मजदूर वर्ग की, खेतिहर मजदूर की, हर इंसान की जो रोजी रोटी है उस पर बड़ा विपरीत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ये बड़ा मुश्किल विषय है तय करना कि कोविड महामारी कैसे फैली, किसने फैलाई और हमारे देश में ये किस तरीके से आई। ये भी बड़ा विवाद का विषय है कि इस देश में महामारी को आने से रोका जा सकता था समय रहते। सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन हकीकत उन दावों से परे नजर आती है, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से सबके सामने आया कि बीमारी बाहर से आई और सरकार ने जो कदम उठाए वो देरी से उठाए। उसके बाद इस बात पर भी बड़ा विवाद रहा कि लॉकडाउन सही था या नहीं था। लॉकडाउन सही समय पर लगाया गया या नहीं लगाया गया, और उन सब से बढ़कर लॉकडाउन सही तरीके से लगाया गया नहीं लगाया गया, ये बड़ा विवाद का विषय रहा है। लेकिन एक चीज हम सब ने देखा और हर इंसान इस चीज को समझा कि इस लॉकडाउन से आम जनता को और खासकर मजदूर वर्ग को, उन मजदूरों को जो अपने गांव से, अपने शहर से सैकड़ों हजारों किलोमीटर पर अपनी नौकरी करने के लिए गए हुए थे, कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। हर इंसान के लिए तकलीफें बढ़ी। विभिन्न उद्योगों में काम धंधे चौपट हुए, व्यापार में
स्थितियां खराब हुई, नकारात्मक भी हुई, सरकार ने इंतजाम किए, लेकिन क्या वो काफी थे? क्या सरकार ने इस कोविड महामारी से जूझने के लिए समय पर वो कदम उठाए जिनकी वजह से इसके असर को कम किया जा सकता? जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा हर क्षेत्र में, उसको कम किया जा सकता था। ये विवाद बना रहेगा, लेकिन हकीकत जो है वो सबके सामने आई। लाखों मजदूर बेहाल हुए, रोजी रोटी से मुहाल हुए, और स्थिति यहां तक बिगड़ गई कि सैकड़ों हजारों किलोमीटर इन मजदूरों को मुश्किल के हालात में, कहीं पर पैदल चलकर, कहीं पर छोटे छोटे साधनों का इस्तेमाल करके अपने अपने पैतृक स्थानों पर पहुंचना की कोशिश करी, पहुंचे, काफी जाने गई, और रोजगार का कोई और साधन न जुटने की वजह से हजारों लाखों लोग भुखमरी के कगार पर भी आए। सरकार ने लॉकडाउन लगाया, उस लॉकडाउन की वजह से तकलीफें बढ़ी। लेकिन सवाल यह है कि इसमें संवेदनशीलता कितनी नजर आई? सरकार की संवेदनशीलता की जगह संवेदनहीनता नजर आई। और इस सब के बीच में जब इन खराब और विपरीत हालात में मजदूर वर्ग अपने हालात से लड़ने की कोशिश कर रहा है, जो सबसे बड़ी संवेदनहीनता नजर आई सरकार के स्तर पर, वो आई सरकार के द्वारा जो श्रम कानून है उसमें बदलाव करने की जो जल्दबाजी दिखाई गई। जिस तरीके से संसद के अंदर जो 4 में से 3 लेबर कोड बाकी थे, ओएसएच कोड, आईआर कोड, सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी कोड, जिस तरीके से उनको जल्दबाजी में सरकार ने इस हालात का फायदा उठाते हुए उनको पास करवाया, बिना बहस के, बिना कोई मौका दिए उन सभी पक्षों को जो इससे प्रभावित होंगे, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की अनसुनी करके, जिस तरीके से इन लेबर कोड्स को पास कराया गया, वो जो है देश का मजदूर वर्ग कभी भूल नहीं सकता। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। सरकार एक मॉडल एम्प्लॉयर होती है। जब एक मॉडल एम्प्लॉयर इस तरीके से श्रम विरोधी नीतियां लागू करने लगे, जब एक मॉडल एम्प्लॉयर श्रम विरोधी रवैया अख्तियार कर ले,
तो यह समझा जा सकता है कि उस देश का जो उद्योग वर्ग है, जो मालिक वर्ग है, उसका व्यवहार कैसा हो। और वो चीज सामने आई। सरकार ने 28 मार्च को एक सर्कुलर निकाल के बड़ा वाहवाही लूटी और हम सभी श्रमिकों ने, मजदूर वर्ग ने, मजदूर संगठनों ने सरकार की तारीफ की जब सरकार ने सर्कुलर के अंदर ये लिखा कि इस महामारी के समय में, इन विपरीत परिस्थितियों में हर मालिक को ये आगाह किया जाता है कि किसी भी हालात में मजदूरों का जो वेतन है, भत्ते हैं, उनको बंद नहीं किया जाएगा, उनको रोका नहीं जाएगा। लेकिन स्थिति इसकी विपरीत नजर आई। जगह जगह उद्योगों के बंद होने की वजह से, कारखानों के बंद होने की वजह से मजदूरों को मजबूरन उन जगहों को छोड़ना पड़ा। मजबूर होकर मजदूरों को पलायन करना पड़ा, क्योंकि सरकार के आदेश के बावजूद मालिकों ने, फैक्ट्री मालिक हों चाहे बड़े उद्योग के मालिक हों, उन्होंने वेतन वगैरह मजदूरों के बंद कर दिए, कहीं पर कम कर दिए। मजदूरों के पास भूखे मरने की नौबत थी। जो प्रवासी मजदूर हैं, जो अपने पैतृक स्थान से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर काम करने जाते हैं, रोजी रोटी कमाने जाते हैं, उनके पास स्थिति ये थी कि खाने के लिए और अपने घर के सदस्यों को खिलाने के लिए उनके पास पैसे खत्म हो गए थे। जो थोड़ी बहुत भी अगर किसी के पास में कोई बचत होगी वो सब खत्म हो गई थी 1 महीने 2 महीने के अंदर। सरकारी इंतजाम ना काबिल थे। और ऐसे हालात में जब सरकार ने ये डंडा बजाया मजदूरों के खिलाफ, श्रम कानूनों में बदलाव करके, वो श्रम कानून जो आजादी के बाद से इस देश में चल रहे थे और वो भी नाकाफी थे। मजदूरों का हित पूरा करने में वो श्रम कानून भी नाकाफी थे। और देश का मजदूर आंदोलन सालों से उसमें बेहतरी के लिए संघर्ष कर रहा था। ऐसी स्थिति में इस सरकार ने देश के पूंजीपति वर्ग के दबाव में उन कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया और उन लेबर कोड्स को इस हालात में, जब इंसान अपने समय के सबसे बुरे दौर में था, ऐसी महामारी जो शताब्दी बाद देखी गई थी, ऐसे समय में कौन ये उम्मीद करेगा कि एक मॉडल एम्प्लॉयर सरकार खुद इस तरीके के काम करेगी। स्थिति क्या बनी? उद्योगों ने हाथ खड़े कर दिए, मालिकों ने हाथ खड़े कर दिए और 28 मार्च का सर्कुलर जुलाई आते आते बदल गया। और जो सरकार शुरू में ये कह रही थी कि कितने जो है विपरीत हालात हो लेकिन मजदूरों का वेतन भत्ता बंद नहीं होगा, उस पर सरकार कायम नहीं रह पाई। और उसका फायदा उठाते हुए उसके पहले भी जो है ये स्थिति थी कि वेतन बंद हो गए थे, लेकिन फिर भी काफी
जगह पर वेतन दिए भी जा रहे थे क्योंकि सरकार का आदेश था, सर्कुलर था। लेकिन जब सरकार ने जुलाई के अंत में स्थिति को बदला, उस सर्कुलर को सुपरसीड करके नया जो सर्कुलर निकाला, तो एक पूरी छूट मिल गई। और उसके बाद जिस तरीके से इस देश के अंदर लूट खसोट हुई, लूट खसोट का मतलब यहां पर मेरा है कि मजदूर वर्ग की, कर्मचारी वर्ग की नौकरियों पे जो चोट पहुंची, उसका नतीजा है कि आज ये चीज कही जा रही है कि 6 महीने के अंदर 10-11 करोड़ से ज्यादा मजदूरों ने इस देश के अंदर अपने नौकरी से हाथ धोए। तो ऐसी सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? अब आते हैं दवा उद्योग के ऊपर, क्योंकि दवा प्रतिनिधि, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज दवा उद्योग में काम करते हैं। इस उद्योग की बड़ी विचित्र स्थिति है। दवा उद्योग इस महामारी के काल में भी एक ऐसा उद्योग था जो लगातार चल रहा था। लॉकडाउन के समय में भी एक दिन सरकार ने इस उद्योग के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया था। जो दवा बनाने के कारखाने हैं, दवाइयां बराबर बना रहे थे, उनको हर तरीके की सुविधा दी जा रही थी सरकार की तरफ से, दवाइयों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए विशेष लाइसेंस दिए गए थे कि दवा की कमी नहीं हो, और यह जरूरी भी था। तो दवा का जो प्रोडक्शन है वो बराबर चला, दवा की जो सेल है, बिक्री है, वो लगातार रही। आप सभी लोग इस बात को जो जानते हैं, और आपने देखा कि सिर्फ 2 या 3 चीज के लिए छूट थी लॉकडाउन के अंदर। दवा की दुकानों के लिए दूध और राशन, जिनको एसेंशियल सर्विस के अंदर सरकार ने रख के छूट दी थी, तो दवा की दुकानें खुली थी, दवा की बिक्री भी चालू थी, दवा बनाने का जो प्रोडक्शन का काम है, उनकी यूनिट से वो लगातार काम कर रही थी, और इसीलिए दवा उद्योग में मालिकों के प्रॉफिट भी चल रहे थे। ये जरूर है कि इसमें गिरावट थी, सेल में गिरावट थी, तो प्रॉफिट में भी गिरावट हुई। लेकिन और उद्योगों के मुकाबले दवा उद्योग कम से कम इस स्थिति में था कि वो बंद नहीं हुआ था, ताले नहीं लगे थे फैक्ट्रियों के, दुकानों के। लेकिन उस उद्योग के अंदर भी मालिक वर्ग ने पूरी कोशिश की कि जो श्रमिक के साथ किया जा सकता है, उसके वेतन को कम करने के लिए, उसके भत्तों को खत्म करने के लिए, उसको मुश्किल हालात में डालने के लिए, ये सब दवा उद्योग में हुआ। लॉकडाउन के पीरियड में वर्क फ्रॉम होम, जो कि जरूरत थी बहुत सारे उद्योगों के अंदर, और जहां पर वो वर्क फ्रॉम होम के जरिए काम किया गया, लेकिन दवा प्रतिनिधि के लिए वर्क फ्रॉम होम जैसा कोई सिस्टम कभी नहीं था और ना हो सकता है। दवा प्रतिनिधि वो लोग हैं जो फील्ड के काम में, तो फील्ड वर्क करने वाले ये फील्ड वर्कर हैं। तो इन फील्ड वर्कर्स को एक नई स्थिति का सामना करना पड़ा, और मालिकों ने वर्क फ्रॉम होम के नाम पर डिजिटलाइजेशन, यानी कि तकनीक का फायदा उठाने के नाम पर उसको इस तरीके से दवा प्रतिनिधि के ऊपर थोपा गया
नए नए तरीके निकाले गए कि मोबाइल पर, डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर, जिसके पास जो भी साधन है वो उस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कॉन कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल, ये सब करने के लिए बाध्य किया गया दवा प्रतिनिधियों को। दवा प्रतिनिधियों के संगठन एफएमआरआई ने इस चीज पर गौर किया और समय रहते इसके खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन दवा कंपनियों के मालिकों ने उस पर कम गौर किया और उन्होंने अपने शोषण को जारी रखते हुए हैरेसमेंट को बदस्तूर न केवल जारी रखा बल्कि उस पर उन्होंने एक्शन लेने शुरू किए। तनख्वाहें काटी गई कम काम के नाम पर। वर्क फ्रॉम होम दवा प्रतिनिधियों के लिए आसान काम नहीं था, मुश्किल था। हालात ऐसे नहीं है सबके पास कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम कर सके। और दवा प्रतिनिधि का काम क्या है? दवा प्रतिनिधि का काम है चिकित्सकों के बीच में जाके दवाओं के बारे में जानकारी देना और दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। जो रिटेल केमिस्ट होते हैं, दवा के दुकानदार होते हैं, और कंपनी से समय पर दवा की पूर्ति हो सके, यह काम है दवा प्रतिनिधि का। यह सारा का सारा फील्ड का काम है। फिर भी दवा प्रतिनिधियों के संगठन एफएमआरआई ने यह आदेश दिया, ये निर्देश दिया कि जितना संभव हो सके हमें सहयोग करना है हमारी कंपनी के मैनेजमेंट को, और दवाओं की आपूर्ति में कमी ना हो उसके लिए कोशिश करनी है। तो घर बैठकर लॉकडाउन में जब बाहर निकलना संभव नहीं है, उस समय दवा प्रतिनिधियों ने कोशिश की, जो संभव था, जितना संभव था। लेकिन मैनेजमेंट बिल्कुल रूथलेसली निर्देश दे रहे थे। ऐसे हालात बनाए जा रहे थे कि जिसमें दवा प्रतिनिधि के लिए मुश्किल था काम करना। और इन्हीं सब चीजों में कमियां निकाल के बहुत सारी दवा कंपनियों ने वेतन काटे, वेतन बंद भी किए। बहुत कंपनियों ने साथियों को शो कॉज नोटिस निकाले कि आप वर्क फ्रॉम होम पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं। ऐसे समय में जहां पर साइबर कैफे नहीं थे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना संभव नहीं था। साथियों ने अपने मैनेजमेंट को मुश्किलें बताई। यूनियन एफएमआरआई ने और हमारे राज्य की यूनियनों ने, उन्होंने भी विभिन्न मैनेजमेंट के साथ में बातचीत करके कोशिश करी ये समझाने की कि जितना संभव है उतना काम कर सकता है और हमारा मेंबर कर रहा है। इन मुश्किल हालात के अंदर दवा प्रतिनिधियों ने अपना काम को आगे बढ़ाया। लेकिन नतीजा ये हुआ कि दवा उद्योग के अंदर भी, जैसा मैंने पहले भी कहा, ऐसा उद्योग जो कभी बंद नहीं हुआ इस महामारी में भी। दवा उद्योग के मालिकों की कमाई कम हुई, वो भी जो है वो आगे अब उन्होंने वसूल करना शुरू किया और कर लेंगे वसूल, लेकिन जीरो नहीं हुई। इन परिस्थितियों में दवा प्रतिनिधियों के ऊपर जिस तरीके से मैनेजमेंट ने डंडा चलाया, हजारों दवा प्रतिनिधियों को भी नौकरी गंवानी पड़ी।
बहुत सारी कंपनियों ने वर्कर्स का नंबर कम करने के नाम पर सैकड़ों दवा प्रतिनिधियों को नौकरियों से निकाला। वो संघर्ष जारी है, एफएमआरई लगातार संघर्ष कर रही है। लेकिन इस देश के जो हालात है और जो श्रम विभागों की दशा है, दुर्दशा है, उसको देखते हुए हल मिलने में कितना समय लगेगा ये हमें नहीं मालूम है। और जैसा भी मैंने जिक्र किया, जो सरकार की मंशा है, जो इन्होंने ये 4 लेबर कोड्स बनाए हैं, 43 श्रम कानून जो इस देश के अंदर थे, उन सबको मटियामेट करके और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बड़े आसान से स्लोगन के नाम पर उन्होंने ये कहा है कि इस देश के अंदर बहुत पूंजी निवेश आएगा। तो उन्होंने हकीकत में मजदूर वर्ग को मालिकों की सामने पटक दिया है, उनकी झोली में डाल दिया है। अब जब इनकी जो लेबर कोड्स बनाए गए, लाए गए हैं, अगर इनकी विवेचना करेंगे, इनको पढ़ेंगे, इनको समझेंगे, जितना जो हमने सबने समझा है अभी तक, तो उसको 2 लाइनों में सिर्फ ये कहा जा सकता है कि ये पूरा का पूरा मजदूर वर्ग के जो हित का जितना भी कुछ हिंदुस्तान में कानून था, उसका सरेंडर है। आने वाले समय में यूनियन बनाना बहुत मुश्किल होगा, यूनियन चलाना और मुश्किल होगा। हड़ताल करना, जो प्रावधान रखे गए हैं और जो उसके रूल्स बनाए जा रहे हैं, 2 कानून के रूल्स आ गए, 2 कोड के, वेज कोड के भी जो रूल्स आ गए हैं, हायर कोर्ट के रूल्स भी आ गए। जितना उनको पढ़ के समझ में आया है, तो ये साफ है कि मजदूर वर्ग का भविष्य इस सरकार के चलते गर्त में धकेलने की कोशिश की गई। क्या करा जा सकता है? लॉकडाउन खोलना शुरू किया सरकार ने मई के आखिर से, और धीरे धीरे अनलॉक 1, 2, 3, 4, 5 करके जो सरकार ने करीब करीब अब सब कुछ खोल दिया है। लेकिन वो लाखों मजदूर, करोड़ों मजदूर जो नौकरी से गए, क्या उनकी नौकरी की बहाली हुई है? सरकार के पास तो ये आंकड़ा भी नहीं है। संसद में बोला है मंत्री जी ने कि कितने मजदूर पैदल चले या उन्होंने अपने पैतृक स्थान के लिए वो गए, चाहे ट्रेनों में गए, बैलगाड़ी में गए, बस में गए, साइकिल पे गए, पैदल चले, मरे। सरकार ने बोला हमारे पास आंकड़ा नहीं। तो जिस सरकार की ये संवेदनहीनता है, वो सरकार कैसी एम्प्लॉयर बनेगी? इसीलिए मैंने ये कहा, मॉडल एम्प्लॉयर होती है सरकार। जब मॉडल एम्प्लॉयर इस तरीके से व्यवहार करने लगे जो श्रमिकों के हित के खिलाफ हो, पैसा काटा गया केंद्र सरकार के कर्मचारियों का, राज्य सरकारों ने भी यही किया। केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस ने हल्ला गुल्ला मचाया, लेकिन कांग्रेस के राज्यों में सरकार है, वहां कौन बोलेगा? वहां बीजेपी हल्ला मचा रही है। तो सरकारों का रवैया सबका यही रहा। कर्मचारियों के वेतन में कटौती की, पे कमीशन का जो मिलना था हिस्सा, उसको 1.5 साल के लिए
सवा साल जून 2021 तक उसको डिले करा। और इससे भी बड़ी बात यह है, पेंशनर्स, वो लोग जिनके पास में पेंशन के अलावा कोई जरिया नहीं है रोटी खाने का, उनको नहीं छोड़ा। महंगाई भत्ते को रोक लगा दी। तो इन हालात में जितना भी उद्योग चालू हुआ है, वहां पर स्थिति मजदूरों के लिए खराब है। वर्क प्रेशर बढ़ गया है और आज इंसान स्ट्रेसफुल कंडीशन में है। इस महामारी की वजह से इंसान डरा हुआ है। और अवसाद के केसेस कई गुना बढ़ गए हैं। उन स्थिति में नए नए हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं मालिकों के द्वारा कि मजदूर काम करने की स्थिति नहीं माकूल पा रहा है। दवा उद्योग की अगर बात करें तो दवा उद्योग में जून के बाद से फील्ड वर्क शुरू होना चालू हुआ। जुलाई से काफी कंपनियों ने अपने फील्ड वर्कर्स को, दवा प्रतिनिधियों को फील्ड में उतारा। मुश्किल हालात में दवा प्रतिनिधि काम कर रहे हैं क्योंकि कोविड का जो खतरा है वो दवा प्रतिनिधियों के लिए, डॉक्टरों के बाद अगर बात करें, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ, उनके बाद अगर खतरे में हैं तो दवा प्रतिनिधि, क्योंकि दवा प्रतिनिधियों का कार्यस्थल अस्पताल है। इन मुश्किल हालात में दवा प्रतिनिधि काम कर रहे हैं, अपने अपने कंपनियों के लिए बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो वर्क प्रेशर है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है और एक थ्रेट में, एक डर के साए में दवा प्रतिनिधि को काम करना पड़ रहा है। हकीकत यह है कि दवा उद्योग के मैनेजमेंट ने, मालिकों ने ऐसा मान लिया है कि जैसे कि कोविड को नजरअंदाज करके और जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें जो व्यापार होता है वो व्यापार की अपेक्षा की जा रही है। सरकार ने बोला, पूरे दुनिया के अंदर बात हो रही है न्यू नॉर्मल। तो जब न्यू नॉर्मल है तो वो नॉर्मल नहीं हो सकता। लेकिन दवा उद्योग के अंदर लगता है आज भी मालिक और मैनेजमेंट वो न्यू नॉर्मल को जानते हुए भी नकार रहे हैं और वो नॉर्मल के हिसाब से व्यवहार कर रहे हैं। और रोजमर्रा में दवा प्रतिनिधियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, नौकरियों से निकाला जा रहा है। और इन सब के पीछे जो सरकार की श्रम विरोधी नीतियां हैं उसका बल है इन मालिकों के पास। आज सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट, जो विशेष रूप से भारत की संसद ने 1976 में दवा प्रतिनिधियों के लिए बनाया, उसको खत्म करने की साजिश की गई। दवा उद्योग के मालिक उसके पीछे हैं। सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट 1976 जो कि पूरी तरीके से लागू भी नहीं हुआ, 40 साल से ऊपर निकलने के बावजूद भी जो कानून लागू ही नहीं हुआ पूरी तरीके से, ये सरकार उसको लागू नहीं कर पाई और आज ये सरकार उसको खत्म कर रही है।
तो दवा प्रतिनिधियों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। इस देश के मजदूर वर्ग के सामने मरो या मारो वाली स्थिति है। आज इस देश की सरकार ने मालिक वर्ग के प्रभाव में, दबाव में इस तरीके के कानूनों को लाने की कोशिश की है, कानूनों में ऐसे बदलाव किए गए हैं कि मजदूर वर्ग को पूरा धकेल दिया गया है दीवार के पास। और जब आप अगर किसी इंसान को दीवार के पास ले जाएंगे, धकेलेंगे, तो उस स्थिति में या तो बचाव किया जाए और या मर जाया जाए। देश के मजदूर वर्ग ने, केंद्रीय ट्रेड यूनियंस ने, सारी फेडरेशन ने, एफएमआरई ने संयुक्त रूप से तय किया है, मरेंगे नहीं, इस दबाव को हटाएंगे। जितने प्रेशर से दबाव डाला जा रहा है उससे दुगने प्रेशर से इस दबाव को हटाएंगे और आने वाले समय में इन कानूनों में बदलाव करके वापस उसी स्थिति में लेके आएंगे, उससे अच्छी स्थिति में लाने के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और इसके लिए प्रोग्राम चल रहे हैं पूरे देश के अंदर। प्रतिरोध की आवाज बुलंद होती जा रही है। इस देश के अंदर हर सेक्टर में, हर उद्योग में, हर कारखाने में मजदूर अपनी आवाज को उठा रहे हैं इस सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ, मालिक वर्ग की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ। और इसका अंत, जो पहला पड़ाव है, वो होगा 26 नवंबर 2020 को, जब इस देश के अंदर इन मुश्किल हालात के बावजूद एक ऐतिहासिक हड़ताल करेगा इस देश का मजदूर वर्ग। ये तय किया है देश के मजदूर वर्ग ने, उनके संगठनों ने। इसीलिए हमारी फेडरेशन ने, एफएमआरआई ने अपनी सभी राज्य कमेटियों को ये निर्देश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा आंदोलन विकसित करें। हर राज्य इकाई अपनी स्थानीय इकाइयों को संयुक्त आंदोलन में भागीदारी कराएं और दवा प्रतिनिधियों के मुद्दों को साथ में जोड़कर राज्य स्तर पर भी जो मुद्दे हैं दवा प्रतिनिधियों के सरकार के सामने लंबित पड़े हैं सालों से, चाहे वर्किंग आवर का सवाल हो, चाहे सेक्शन 2S का सवाल हो, उन मुद्दों को भी आगे लेके आए, अपने हर सदस्य को, साथियों को संघर्ष में उतारें और एक दूसरे का साथ देते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाएं। और 26 नवंबर की हड़ताल को दवा उद्योग के अंदर भी मुकम्मल बनाएं, ऐतिहासिक बनाएं। तभी आने वाला समय बदलाव की दिशा में चलेगा। संघर्ष करने पड़ेंगे। हम जानते हैं 26 नवंबर की हड़ताल के बाद अगले दिन कुछ नहीं बदलाव होने जा रहा है, लेकिन 26 नवंबर की हड़ताल इस सरकार को सोचने पर मजबूर करेगी। इतना बड़ा प्रतिरोध नजर आएगा जिसको इस सरकार अनदेखा नहीं कर सकती। और मजदूर वर्ग के भविष्य के आंदोलन में 26 नवंबर की हड़ताल एक मील का पत्थर साबित होगी। इस विश्वास के साथ मैं साथियों अपनी बात को समाप्त करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जितने भी साथी आज जुड़े और आने वाले समय में जितने भी साथी इस वार्ता को सुने, वो अपनी पूरी मेहनत करके इस आंदोलन को आगे ले जाएं, आगे बढ़ाएं, अपने अपने संगठन में आंदोलन को और मजबूत करने की दिशा में काम करें
और हम ये प्रण लें कि हम सब मिलकर अच्छे दिन जो वाकई में अच्छे दिखेंगे, अच्छे दिन जो वाकई में अच्छे लगेंगे, अच्छे दिन जो हवा में नहीं रह जाएंगे, वो अच्छे दिन लाने के लिए संघर्ष में बने रहें और संघर्ष को मजबूत करें, संघर्ष को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ ही साथियों, सभी का धन्यवाद। लाल सलाम।